जजों पर होता है मोदी सरकार का दबाव। पूर्व सीजेआई का बड़ा खुलासा। मोदी सरकार पर लगते रहे हैं कोर्ट पर दबाव डालने के आरोप। राम मंदिर पर दिए गए फैसले पर भी पूर्व सीजेआई ने रुख किया साफ। अदालत में ओबीसी जजों की कमी पर भी बोले चंद्रचूड़। देश की संवैधानिक संस्थानों पर मोदी सरकार और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और इसीलिए संवैधानिक संस्थानों से सरकार किसी भी तरह का आदेश हासिल करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ विपक्ष को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो नेता सत्ताधारी दल में शामिल हो जाता है उसे हर तरह की परेशानी से राहत मिल जाती है, तो विपक्ष के नेता बिना चार्जशीट के लिए सालों तक जेल में डले रहते हैं। जमानत तक नहीं मिल पाती है। बिना सबूतों के उनके खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज कर लिए जाते हैं। सवाल ईडी, सीबीआई से लेकर देश की अदालतों को लेकर भी उठाए जाने लगे हैं। यहां तक कहा जाने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार दबाव डालती है और इन सभी सवालों को लेकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीबीसी से बातचीत करते हुए बताया कि कोर्ट पर सरकार का दबाव कितना होता है। तो क्या कहा है पूर्व सीजेआई ने और क्या लगे हैं उन पर आरोप, आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुनाई जाती है। सूरत की निचली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल की सजा पर रोक नहीं लगती तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। जब राहुल गांधी को कोर्ट से सजा सुनाई गई थी तब ये सवाल उठे थे कि अगर राहुल गांधी की जगह सत्ताधारी दल का कोई नेता होता तो उसे भी क्या इतनी ही सख्त सजा सुनाई जाती या फिर कोर्ट कड़ी चेतावनी देकर ही छोड़ देता। राहुल गांधी पर तो देश की तमाम अदालत में इसी तरह के मामले चल रहे हैं। अधिकांश यानी कि ज्यादातर में राहुल गांधी पेश भी हो रहे हैं, तो कई में अभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिली हुई है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करती है। राहुल गांधी केस को लेकर जब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल किया गया कि क्या कोर्ट पर दबाव रहता है, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा के फैसले पर रोक लगा दी थी। ये केस अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 21,300 जमानत याचिकाएं दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पर फैसला दिया। इसका मतलब है कि कानून अपना काम कर रहा है। चाहे अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश में एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उच्च अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वहां व्यक्तिगत आजादी की रक्षा की जाए। अलग अलग मुकदमों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, चाहे उसमें सही तरीके से फैसला हुआ हो या गलत तरीके से। हालांकि इसके भी उपाय हैं, लेकिन तथ्य ये है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करने में आगे रहा है। जबकि पूर्व सीजेआई से 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख को लेकर सवाल किया गया, जिसमें कहा गया था कि विश्लेषक, राजनयिक और विपक्ष इस बात पर सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक पार्टी राज्य की ओर धकेला है और उनकी पार्टी ने खुद को बचाने और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है। ऐसे में क्या जस्टिस चंद्रचूड़ को भी दबाव का सामना करना पड़ा था? इसे लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो समझने में नाकाम रहे हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। 2024 का चुनाव परिणाम इस एक पार्टी, एक राज्य के मिथक को तोड़ता है। भारत में राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान सर्वोपरि होती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां उनका शासन है। बीते कुछ सालों में कई विपक्षी नेताओं, सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट और पत्रकारों को जेल में डाला गया। 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मानहानि केस में गुजरात की एक कोर्ट ने सजा दी, जिसका मतलब था कि उनकी संसद सदस्यता छिन जाती, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। पूर्व सीजेआई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर बुलाने के मुद्दे पर भी सवाल किया गया। इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी और विपक्ष की तरफ से जस्टिस चंद्रचूड़ पर निशाना भी साधा गया था। उस समय शिवसेना विवाद का मामला भी जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में ही चल रहा था। शिवसेना यूबीटी संजय राउत का भी बयान आया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ पर अब उन्हें भरोसा नहीं रहा। उन्हें उम्मीद ही नहीं बची कि वो न्याय करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें हमारे मामले से हट जाना चाहिए।
वैसे भी कोर्ट ने सुनवाई में बहुत वक्त ले लिया है। अगर सुनवाई जल्दी हो जाती तो तस्वीर साफ हो जाती। सीजेआई और पीएम मोदी की जो तस्वीर सामने आई, उससे विपक्ष के बीच इस तरह का मैसेज गया कि सीजेआई पीएम मोदी के करीब है। ऐसे उन मामलों में जहां विपक्ष और सरकार के बीच टकराव था या फिर सरकार कहीं फंसी हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठने लगे थे। इसे लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक जिम्मेदारियों की बात करते हुए बुनियादी शालीनता को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा तंत्र ये समझने में पर्याप्त परिपक्व है कि शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठने वालों के बीच बुनियादी शालीनता का मुकदमा से कोई लेना देना नहीं होता। इस मुलाकात के पहले हमने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों पर फैसला दिया था, जिसमें हमने उस कानून को रद्द कर दिया जिसके तहत चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे। इसके बाद कई ऐसे फैसले हमने दिए जो सरकार के खिलाफ जाते थे। इस बीच जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सवाल किया, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था और 2023 में उनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया था, जिसकी आलोचना भी की गई थी। अपने उस फैसले का बचाव करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू में कहा कि इस मामले में फैसलों में से एक को मैंने लिखा था। अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही शामिल किया गया था और ट्रांजिशन प्रोविजन शीर्षक अध्याय का हिस्सा था। बाद में इसका नाम बदलकर टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस कर दिया गया। इसलिए जब संविधान बना था तो ये माना गया था कि ये प्रावधान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या 75 साल कम होते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन को खत्म किए जाने में? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने की एक डेडलाइन तय की थी और वो समय सीमा थी 30 सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 में चुनाव की तारीख तय की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गैर संवैधानिक कहा था। उनके इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अब वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है और वहां एक ऐसी पार्टी को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित हुई जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से अलग है। ये साफ दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सफल हुआ है। राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को 3 केंद्र शासित क्षेत्रों में बदलने के मामले में हमने केंद्र सरकार के इस हलफनामे को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।